बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 1 को जस्ट रीड किया, उसको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। आज हम लोग चलेंगे एग्जांपल नंबर 1 की प्रॉपर कैलकुलेशंस की तरफ। तो काफी सारी चीजें हम लोगों ने उसी टाइम पर देख ली थी। हम लोगों ने ना इन्वेंट्री देखनी है एट द एंड ऑफ द पीरियड, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में कौन सी इन्वेंट्री किस वैल्यू पर मौजूद है। उसके लिए उसने कहा कि भाई मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं ना, वो है वी प्रोडक्ट, और वो बनती है दो केमिकल्स की मदद से। अब हमें वी प्रोडक्ट की कैलकुलेशंस नहीं करनी, और ना ही वी प्रोडक्ट के बारे में उसने किसी किस्म का कोई डाटा हमें बताया है। हमने जो कैलकुलेशंस करनी है ना, वो रॉ मटेरियल की करनी है। और रॉ मटेरियल हमारे पास कौन कौन सा है? एक हमारे पास है केमिकल बी, और दूसरा मेरे पास मौजूद है केमिकल जी। अच्छा, बज़ाहिर क्वेश्चन को देखा जाए ना, तो थोड़ा सा मतलब ट्रिकी लग रहा होता है कि जैसे ही हम लोगों ने इसकी एडजस्टमेंट्स वगैरह पढ़ी हैं, तो बी और जी को मर्ज किया जा रहा है। बी की कुछ और डेट आ रही होती है, जी की कुछ और डेट आ रही है। तो काफी ना कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन लग रही होती है। तो जब आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है ना, तो भाई हम लोगों ने बी को जी के साथ मर्ज तो करना नहीं है। तो आप लोगों ने अपना फोकस किसी एक चीज पे रख लेना, किसी एक मटेरियल पे रख लेना। पहले उसको सॉल्व कर लेना, फिर आप लोग चले जाना दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, दूसरे केमिकल की तरफ। तो अगर यहां पर हम लोग ये कहें कि हमारा जो फर्स्ट फोकस जाएगा, वो जाएगा केमिकल बी के ऊपर, तो आपने केमिकल बी की कैलकुलेशंस को देखना। यहां पर क्वेश्चन जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसी टाइम ही हमें आइडिया हो गया था कि हम लोग यूज कर रहे हैं परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, और वैल्यूएशन के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे वो वेटेड एवरेज मेथड फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन है। इट मींस दैट मुझे इन्वेंटरी लेजर कार्ड बनाना है। बगैर इन्वेंटरी लेजर कार्ड के मैं कभी भी इन्वेंटरी की सही कैलकुलेशंस नहीं कर सकता। जब मेरे पास दो किस्म के प्रोडक्ट्स हैं, दो किस्म के रॉ मटेरियल्स मौजूद हैं, तो दो ही इन्वेंटरी लेजर कार्ड बनेंगे। आपको बी के लिए अलग से बनाना पड़ेगा, जी के लिए अलग से बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हमारे पास आएगा परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में। हम लोग केमिकल बी को डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका इन्वेंटरी लेजर कार्ड बनाना। ये इन्वेंटरी लेजर कार्ड बनेगा कुछ इस तरह से। मेरे साथ साथ जरा कैलकुलेशंस करते जाइएगा, अपने पास नोट भी करते जाएं इसे को। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल। एग्जांपल 1। पहले डिस्कस करेंगे हम लोग केमिकल बी, इन्वेंटरी लेजर कार्ड। मेन पे आते जाएं। इन्वेंटरी लेजर कार्ड। हाँ, ये अलग बात है कि अब इन्वेंटरी लेजर कार्ड के आप 3 कॉलम ना बनाएं। आप जो 3 वो बैलेंस का ही कॉलम रखें, उसमें क्वांटिटी रेट एंड वैल्यूएशन पे आ जाए बस। उसके अलावा आप लोगों ने डेट मेंशन हो तो डेट कर लीजिएगा। डेट वैसे मेंशन है हमारे पास। तो यहां पर हमारे पास एक तो आ जाएगा डेट, डिटेल्स, बैलेंस। बैलेंस के कॉलम को 3 सब कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। क्वांटिटी, एट द रेट एंड वैल्यू, मतलब रुपीज आप लोग यहां पे लिख सकते हो। उसके बाद आप लोग आए, क्या किसी किस्म का ओपनिंग बैलेंस बताया उसने? फर्स्ट पॉइंट, ओपनिंग बैलेंस गिवन है। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ बी, तो अभी हम लोग सिर्फ बी की कैलकुलेशन कर रही हैं, अभी जी को हम लोग इग्नोर करेंगे। तो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ बी इज 1000 लीटर्स एट द रेट ऑफ 50 पर लीटर। हम ये वाली इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। ओके, जब जी के लिए बनाने लगेंगे, तब हम लोग
500 लीटर 115 पर लीटर देख लेंगे। बी के लिए अभी 1000 लीटर एट द रेट ऑफ 50 बैलेंस ब्रॉट डाउन। 1000 लीटर एट द रेट ऑफ 50 वैल्यू आ जाएगी 50,000। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिएगा। अब नीचे जो था ना, वो उसने अपनी फिजिकल इन्वेंटरी काउंट वगैरह के बारे में बताया और क्या कुछ होता रहा, इन चीजों के बारे में डिस्कस करता रहा। अब ड्यूरिंग द ईयर जो परचेज या सेल हुई, मतलब जो रॉ मटेरियल रिसीव किया या जो रॉ मटेरियल इश्यू किया, उसकी इंफॉर्मेशन यहां पे की बात की। तो अब इसके मुताबिक आपने अपना इन्वेंटरी लेजर रिकॉर्ड मेंटेन कर लेना है। तो इसने यहां पे क्या कहा था कि हम लोगों ने 5/5/2003 को जाकर 560 लीटर्स इशू कर दिए। तो जाओ अपने पास 5 जून डेट में 2003 को कॉमन ले लो। इवन के सारा मई का मंथ है ना, मई 2003 को कॉमन ले लो। मंथ्स अगर डिफरेंट होते तो फिर मंथ्स को ना कॉमन लेते। हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं जस्ट फॉर अ मंथ, तो आप लोग मंथ को भी साथ में कॉमन ले लो। मई 2003। अब आप लोगों ने यहां पर जस्ट 5 लिख देना है, मतलब हर बार अब हमें डेट रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है अपने टाइम को थोड़ा बहुत सेव करते जाना। जैसे ही 5 लिख लिया, उसके बाद इशू किया तो डिटेल्स में आ जाएगा इशू। अच्छा, इशू कितने लीटर्स हम लोगों ने किए? 560 लीटर्स हम लोगों ने इशू किए। भाई इशू करेंगे तो बैलेंस में डिक्रीज, नेगेटिव में लिख दो। तो आपके पास ये कौन से रेट पर पड़ा है? तो 50 के साथ ये चला जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी आप लोगों के पास 28,000। तो वैल्यू में भी डिक्रीज आ जाएगा। अब आपने इसका ये बैलेंस लिख लेना है और ये बैलेंस आ जाएगा 440 एट द रेट ऑफ 50, टोटल वैल्यू 22,000। बस चेक करते जाइएगा इन चीजों को, यहां तक किसी को कोई इशू। अच्छा नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट एक बार फिर से इशू हो गया 9 मई को 300 लीटर्स। तो यहां पर फिर 9। अच्छा, अब यहां पर चाहते ना तो ये वाला बैलेंस ना भी करते, दोनों इश्यूज एक साथ लिखे जा सकते थे क्योंकि रेट वगैरह में कोई फर्क नहीं आ रहा था। इशू कितने यूनिट्स इशू किए, कितने लीटर्स? 300 एट द रेट ऑफ 50, 15,000। तो इसके बाद आपको बैलेंस मिला 140, 50 जी 7,000। क्लियर? अब कॉस्ट अकाउंटिंग में जब भी आप लोगों को परपेचुअल मेथड में इन्वेंटरी लेजर कार्ड बनाना हो, वेटेड एवरेज के मुताबिक आप इस तरह से बना सकते हो। तो मतलब 3 डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स को आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे आप लोग कन्वीनियंट हो बिल्कुल वैसे चल सकते हो उसके लिए। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास इन दोनों की रिकॉर्डिंग हो गई। हमने 12 मई को परचेज की, कितने? 420। यहां पर 12 में रिसीट्स या परचेज कितने यूनिट्स? 420 at the rate of 52। 52 multiplied by 420, 218। अब इन दोनों को ऐड कर दें, 28840। यहां से इन दोनों को ऐड करें 560। 28840 डिवाइडेड बाय 560 जी 51.5। बात समझ आ रही है सब बच्चों को? क्लियर? अच्छा नेक्स्ट देखें जरा। नेक्स्ट हमारे पास 18 मई को 250 यूनिट्स इशू हो गए। 18 में इशू 250 यूनिट्स।
250 यूनिट इशू किए एट द रेट ऑफ 51.5 जी। तो ये वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी? 12875। 560 divided by 2, sorry, 560 minus 250, 310 at the rate of 51.5, 15965। ऑल राइट। अच्छा नेक्स्ट देखें, 24th मई को 500 यूनिट्स परचेज 500 एट द रेट ऑफ 55 का 50 जी। टोटल वैल्यू क्या बनती है ये? 27500। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाएंगे 810। वैल्यू आपके पास आ जाएगी 43465 डिवाइडेड बाई 810, 53.666। तो 67 कर लूं? नहीं, 66। ओके, 53.66। अच्छा नेक्स्ट वन इज 24 के बाद 31st में 500 यूनिट्स इशू हो गए। इशू किए 500 यूनिट्स, तो मेरे पास रिमेनिंग यूनिट्स आ जाएंगे 310, 53.66। ये इशू किए उसकी कॉस्ट क्या आ रही है? 26830। ये लेस करेंगे वैल्यू में से। शाबाश, गुड। अब यहां तक ये बात कंप्लीट हो गई। जो उसने हमें इंफॉर्मेशन दी थी ना टेबल में, फॉर द प्रोडक्ट ऑफ बी केमिकल, वो हम लोगों ने सारी अकाउंट फॉर कर। अब हम लोगों ने अकाउंटिंग एंड पर पहुंचे, तो हमें काफी सारी चीजों का यहां पे पता चला। उसमें देखें, कोई ऐसी चीज हम लोग नोट करेंगे जो मेरे इन्वेंटरी लेजर कार्ड को जाके डिस्टर्ब करे। कोई ऐसी चीज जो मेरे इन्वेंटरी लेजर कार्ड को डिस्टर्ब कर रही हो। तो यहां पर गए, उसने कहा जो फिजिकल इन्वेंटरी हमारे पास है वो इतने यूनिट्स की है, तो फिजिकल इन्वेंटरी का इन्वेंटरी लेजर कार्ड से कोई ताल्लुक नहीं होगा। वैसे फिजिकल इन्वेंटरी ऑफ प्रोडक्ट बी इज फायदा। अब लाजिम बात है जो मेरे इन्वेंटरी लेजर कार्ड में आ रही होगी इन्वेंटरी, उसको मैंने इसके साथ मैच करना है, जिससे मुझे शॉर्टेज वगैरह या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बैलेंस क्यों नहीं हो रहे, तो वो मैं आइडेंटिफाई करूं। ओके ओके। और साथ में वो क्या कहता है, अभी मैं 140 को इग्नोर कर रहा हूं, ये फॉर द प्रोडक्ट ऑफ टी है, लेकिन साथ में क्या कहता है कि ये जो फिजिकल इन्वेंटरी काउंट है मैंने की कब है, और मेरा इन्वेंटरी लेजर कार्ड मुझे कहां तक का बैलेंस बताएगा। तो भाई एक दिन का प्रॉब्लम भी है कि जो फिजिकल इन्वेंटरी काउंट है वो 1 जून पे आ रही है, जबकि मेरा इन्वेंटरी लेजर कार्ड मुझे जो वैल्यू बताएगा वो 31 मई तक की बताएगा, तो दोनों इक्वल नहीं हो सकते। तो एक दिन में इन्वेंटरी में जो इनफ्लो या आउटफ्लो है, मैंने उसका रिवर्सल रिकॉर्ड करना है। गॉट इट। आज के दिन अगर आज मेरा मंथ एंड हो रहा है, आज की क्लोजिंग इन्वेंटरी में और अगले दिन की क्लोजिंग इन्वेंटरी में डिफरेंस आ सकता है। डिफरेंस किस चीज का? कि सपोज अगर मैं आज इन्वेंटरी काउंट कर लेता तो एक स्पेसिफिक कोई भी वैल्यू मेरे पास आ जाती, लेकिन अगर मैं कल गया तो आज के दिन में मैंने जो परचेजेस की होंगी मेरे फिजिकल इन्वेंटरी का पार्ट बन चुकी होंगी। एम आई राइट? तो परचेजेस अगर हैं तो मैं उनका रिवर्सल रिकॉर्ड करूंगा, मैं उनमें से लेस करूंगा। और अगर मैंने सेल की होंगी तो मेरी इन्वेंटरी को कम कर चुकी होंगी, लेस कर देती है ना, तो मैं अपनी सेल्स को ऐड कर दूंगा। वापसी मैं उसको लेकर आऊंगा 31 दिस मई तक। क्या मेरी बात समझ आई आप लोगों को?
मेरी बात क्लियर हुई? अच्छा, अभी के लिए देखें, इन्वेंट्री लेजर कार्ड में इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहे हैं, फिर जरा इन डिटेल जाके देखते हैं इसको। फिर कहते हैं कंटेमिनेशन हुई 95 लीटर्स ऑफ बी, तो अभी जी को इग्नोर कर रहे हैं। 95 लीटर्स ऑफ बी कहता है वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टॉक चेक, मतलब ये जो 535 है इसमें उसने 95 लीटर को शामिल नहीं किया। गॉट इट? अब क्या करना है, द नेट रियलाइजेबल वैल्यू ओवर रुपीज, भाई अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू बता रहे इट मींस दैट कि इन्वेंटरी लेजर कार्ड का तो पार्ट बनना चाहिए, इन्वेंटरी का भी पार्ट होना चाहिए फिर उसको। और उसने क्या कहा कि मैंने फिजिकल इन्वेंटरी काउंट में ये 95 लीटर्स स्किप कर दिए हैं, तो क्या उसने गलत नहीं किया? हाँ, ये अलग बात है कि वो अपनी कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं होगा, मे भी हो सकता है कि वो अपनी एनआरवी पर आ जाए, लेकिन मेरी इन्वेंट्री के नंबर ऑफ यूनिट्स का पार्ट तो बनेगा ना। जैसे कुछ डैमेज यूनिट्स अगर हमारे पास आ जाता है, थोड़ा बहुत डैमेज यूनिट, मतलब बिल्कुल ऑब्सोलीट या एक्सपायर नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि इन्वेंट्री में से हमने निकाल के फेंक दिया उसको, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या होता है कि अगर कुछ डैमेज यूनिट्स मेरे पास हो, मैं आपसे अगर ये कहूं कि मेरे पास 5000 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, उनमें से 1000 डैमेज हैं, और मैं फिर उनकी आपको एनआरवी बता दूं, तो आप मुझे क्या कहेंगे कि हमारे क्लोजिंग स्टॉक में 4000 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं या 5000 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं? 5000, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में डैमेज को भी शामिल तो करोगे ना। हाँ, ये अलग बात है कि वो अपनी कॉस्ट में नहीं आ रहे होंगे, मे बी वो अपनी एनआरवी पर आ जाए। तो भाई कॉन्टेमिनेटेड जो आपके पास ये मटेरियल आ रहा है, ये आपकी फिजिकल इन्वेंट्री में पहले शामिल नहीं है, आप उसको अपनी फिजिकल इन्वेंट्री का पार्ट बनाओगे। बात समझ आई? लेकिन जब वैल्यू करने लगोगे तो हो सकता है कि हम उसको उसकी एनआरवी के ऊपर रिकॉर्ड करें। पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा, फिर देखो नेक्स्ट, मतलब अभी भी मेरे इन्वेंट्री लेजर कार्ड में से क्या मैंने इसको एक्सक्लूड किया है? यस सर नो? तो मतलब मेरा इन्वेंट्री लेजर कार्ड तो ठीक बन रहा है, उसमें तो ये वाला मटेरियल भी शामिल है और शामिल होना भी चाहिए, तो कोई ऐसा इशू वाली बात अभी तक नहीं। ओके, नेक्स्ट देखो, कहते 250 लीटर्स ऑफ बी which was received on 1st June 2023 और 95 लीटर ऑफ जी which was issued on this, वो बाद में देख लेंगे, आफ्टर द फिजिकल काउंट were included in the फिजिकल इन्वेंट्री। ये वही बात आ गई जो मैंने अभी आपसे बात की कि मैंने जो इन्वेंट्री को काउंट किया हुआ है वो किया हुआ है 1 जून को, तो 1 जून के एंड पर जो मैंने इन्वेंट्री को काउंट किया वो आया 535 का। कहते हैं इस फिजिकल इन्वेंट्री काउंट में जो मैंने 1 जून को रिसीव की इन्वेंट्री ऑफ 250 वो भी शामिल है। ऑलराइट, तो क्या शामिल होनी चाहिए? नहीं, तो हम लोग एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे तो एक दिन पहले आ जाएंगे हम लोग। डन। वो जो परचेजेस हम लोग ऐड करते हैं वापसी के सफर पर वो लेस करते हुए आ जाएंगे हम, अभी भी इन्वेंट्री लेजर कार्ड में इसका कोई ताल्लुक नहीं। फिर देखो, कहते हैं 150 लीटर ऑफ केमिकल बी हेल्ड बाय एमएल ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, तो कस्टमर के बिहाफ पर है तो फिर तो मेरा फिजिकल इन्वेंट्री काउंट होना ही नहीं चाहिए, जबकि इस फिजिकल इन्वेंट्री काउंट में ये चीज शामिल होगी, तो इसको जाके लेस करेंगे उसमें, क्योंकि ये ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर है, तो ये कस्टमर की इन्वेंट्री बनती है, हमारी नहीं है। Whereas 100 liters of G was held by one of the supplier on ML's behalf, तो जब G के लिए जाएंगे तो इस 100 को उसमें शामिल कर देंगे। 100 liters of B were returned from the production process on 31st May and on 31st June, चलो G को बाद में देखते हैं। 100 liters of B रिटर्न हो गए प्रोडक्शन प्रोसेस से, किस दिन रिटर्न हुए? आप अगर ऊपर देखें तो क्या उसने आपको बताया कि 100 लीटर रिटर्न हुआ है आपको? क्या इन्वेंट्री लेजर कार्ड में जाना नहीं चाहिए? क्या हमने रिकॉर्ड किया हुआ है? तो आ जाओ जाके रिकॉर्ड करते हैं। ऑलराइट, रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन 100 लीटर्स ऑफ बी, यहां पर पहुंचेंगे और ये 31st को ही हुआ, इसीलिए इसका रिकॉर्ड करना जरूरी है।
हाँ, अगर ये रिटर्न होता 1 जून को, मुझे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इन्वेंट्री लेजर कार्ड की क्लोजिंग 31 मई तक हो रही है, तो हम वहां तक की बात देखते हैं। तो बी प्रोडक्ट जो है केमिकल है, वो 31 मई को ही रिटर्न हो गया। तो 31 मई रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन या रिटर्न टू स्टोर, रिटर्न टू स्टोर वेयर हाउस या रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन। कितने यूनिट्स? 100 यूनिट। भाई रिटर्न हो गए तो इन्वेंट्री में इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे? इंक्रीज कर देंगे। अच्छा, फिर कौन से वाले रिटर्न हुए? ये तो उसने बताया ही नहीं। जब नहीं बताया तो जो करंट रेट चल रहा होगा। ओके। और फिर यहां से ये भी देखो कि ये 500 जो हमने उसको कुछ दिन पहले इशू किए थे, हो सकता है उसी में से ही रिटर्न हुए हो, तो रेट में ऐसे कोई फर्क आ ही नहीं रहा। तो यहां पर रेट आ जाएगा 53.66, वैल्यू आ जाएगी 5366। ऑलराइट, और ऐड करेंगे इसको, टोटल वैल्यू 410, 53.66, वैल्यू 22001। ओके। ओके। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट हम लोगों ने अकाउंट फॉर कर लिया है। बाकी देखो, कोई भी पॉइंट अभी तक मैंने अकाउंट फॉर नहीं किया था, सिर्फ ओपनिंग को मैंने किया इन्वेंटरी लेजर कार्ड के अंदर, साथ में मैंने इस रिटर्न को देख लिया। तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए। बाकी इनमें से किसी की भी अभी मैंने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं की। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे गए, 7th पॉइंट पर, कहते 240 लीटर ऑफ केमिकल बी। तो हम बात इसी की कर रहे हैं। क्या हुआ इसको? कहते हैं 12 मई को जो हमने परचेज की थी, तो देखो 12 मई को हमने क्या परचेज की, ये देखो ये वाली। लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, जबकि वो क्या कह रहे हैं, 240 लीटर। कहते हैं 12 मई को मैंने 240 लीटर केमिकल बी के परचेज की है, जबकि हमने जाके रिकॉर्ड क्या किया है, 4। तो गलती हो गई, मिस्टेक हो गई। तो हम लोगों ने क्या किया, अपनी इन्वेंट्री को ओवरस्टेट कर दिया, अपनी इन्वेंट्री को ओवरस्टेट कर दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसका रिवर्सल रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, यहां पर स्टूडेंट्स ने जो मिस्टेक की थी, जब ये क्वेश्चन सॉल्व करने लगे, तो वो मिस्टेक उन्होंने ये की कि उन्होंने पढ़ा ना क्वेश्चन को, कि यहां पे पता चल गया कि भाई 12 मई को 240 लीटर परचेज हुए हैं, और ऊपर उसने 420 लिख दिए। बच्चों ने ऊपर 420 को 240 कर दिया। भाई ये पता आपको 12 मई को तो है ही नहीं, 12 मई को तो आप मिस्टेक कर चुके हो। मिस्टेक के साथ ही अपना इन्वेंटरी लेजर कार्ड बनाओगे। इस चीज का आइडिया ही आपको उस टाइम पे हुआ जब पीरियड एंड हो चुका है। तो जब पीरियड एंड पर आइडिया हो रहा है, तो मिस्टेक को ठीक भी तो पीरियड एंड पे करोगे। ऑलराइट, ड्यूरिंग द पीरियड विद मिस्टेक चलना है, एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड उस मिस्टेक को जाके ठीक करना है। ओके। तो केमिकल जो दूसरा है जी, उसके साथ भी ऐसी ही कुछ सिचुएशन हो रही है। तो आप देखें, 250 लिखना था, 420 लिख दिया, तो कितने का डिफरेंस? 180। तो 180 जाकर इसमें से आप स्किप कर दोगे, 180 को जाके स्किप करोगे, और ये परचेजेस थी 12 मई की। 12 मई की परचेजेस कौन सी वैल्यू पर थी? तो ऐसे आपने इन्वेंट्री को ओवरस्टेट किया है। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर 31 मई को ही ये रिकॉर्डिंग करोगे, और यहां पर आपके पास आ जाएगा इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड, रिवर्सल लिख दें या इस तरह से कुछ भी, ओवरस्टेट। कितने यूनिट्स? अच्छा, इसको कम कर दोगे, तो ये कौन से रेट पर थी? 52 पर थी ये 12th वाली 50। तो भाई यहां पर रेट, ये आपका करंट रेट नहीं चलेगा, वो 52 ही चलेगा। तो अब 180 मल्टीप्लाइड बाय 52,
9360, ये लेस कर दो। आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री का 230 यूनिट्स आ जाएंगे, 230 वैल्यू आ जाएगी 64 डिवाइडेड बाय 230, नहीं 54.96। ओके ओके। अच्छा, अब अगर देखें तो आपके ये सारे पॉइंट्स वगैरह खत्म हो चुके हैं। अब आपका इन्वेंट्री लेजर कार्ड आपको बता रहा है कि भाई आपके पास जो क्लोजिंग स्टॉक होगा ना, वो 230 यूनिट्स का होगा। आप जब वेयर हाउस में जाओगे तो वेयर हाउस में अपने यूनिट्स को किसके मुताबिक चेक करोगे? जिनकी कॉस्ट आपके पास आएगी 5496, ऑल राइट, और वैल्यू होगी 12641। क्या आपको यहां तक की मेरी बात समझ आ गई है? अच्छा, जब आप वेयर हाउस में पहुंच गए तो आप क्या सोच कर गए थे कितने यूनिट्स होंगे? तो जबकि आपको कितने मिले, ये एक और मसला पैदा हो गया। लोगों को शॉर्टेज मिलती है, हमको ज्यादा मिल गए। ओके। अब आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेट, पढ़ा था। एक बैंक अकाउंट था जो इंटरनल डॉक्यूमेंट था और आप लोग खुद से बना रहे थे, तो आपके मुताबिक एक बैंक अकाउंट आपको मिल जाता था। एक एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट आपके पास आता था जिसे हम लोग बैंक स्टेटमेंट कहते थे। बैंक स्टेटमेंट वालों ने आपके अपने मुताबिक आपका बैलेंस आपको बता दिया, तो दोनों एक दूसरे के साथ मैच नहीं किए, तो क्या करते थे हम लोग? रिकॉन्साइल करते थे, है ना ऐसा? तो यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं सोच कर गया अपने डॉक्यूमेंट के मुताबिक कि मुझे इन्वेंट्री मिलेगी 230 यूनिट्स की, ऐसे ही था ना? 230 यूनिट्स है ना? लेकिन मिले कितने? अब ये नहीं है कि भाई इन्वेंट्री बहुत ज्यादा, आ जाओ लिख लो इसको ऐड कर दो जो डिफरेंस है, ऐसा नहीं है। अब आपने अपने इन्वेंट्री लेजर कार्ड की इन्वेंट्री को फिजिकल इन्वेंट्री काउंट के साथ रिकॉन्साइल करना है कि कौन से आइटम्स ऐड होने हैं, लेस होने हैं, कहां पे मिस्टेक है। अब उसको, अब देखो इन्वेंट्री लेजर कार्ड में कोई मिस्टेक नहीं है, एम आई राइट? अब मसला किस चीज का आ रहा है? एक तो ये है इन्वेंट्री लेजर कार्ड आपको बैलेंस बता रहा है 31 मई का, जबकि फिजिकल काउंट आपको बैलेंस बता रहा है 1 जून का। एक मसला ये भी है कि आज की इन्वेंट्री और कल की इन्वेंट्री में फर्क है, इनके दरमियान जो ट्रांजैक्शन हुई है वो भी अकाउंट फॉर हुई पड़ी हैं, और जो बाकी मसाइल हैं उसमें आपको वो भी साथ साथ बता दीजिए, है ना ऐसा? अब आप लोग बनाओगे अपने पास एक रिकॉन्सिलिएशन, इसके साथ अब बन जाएगी आपके पास रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन, अच्छा जी। रिकॉन्सिलिएशन जब बनाने के लिए आएंगे तो ये पता है कि मेरा स्टार्टअप कहां से है, मेरा एंड कहां पर होना है। लेकिन मुझे ये बताओ, अब आपको डाउट इन्वेंट्री लेजर कार्ड जो आपको इन्वेंट्री बता रहा है इस पर है या जो फिजिकली काउंट किया है उस पर है? तो फिजिकली वाले को रिकॉन्साइल करो ना। जो फिजिकली आपने इन्वेंट्री काउंट की है फिर उसको रिकॉन्साइल करो, उसको किसके बराबर लेकर आओगे? इन्वेंट्री लेजर कार्ड में जो है आपके पास बैलेंस आए। बात समझ आई? अब हमने क्या करना है इधर, आपने लिखना है फिजिकली इन्वेंट। अब बात आ रही है नंबर ऑफ यूनिट्स की, वैल्यूज के ऊपर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूज तो बाद में देखेंगे ना, पहले नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग वेरीफाई कर लें हमारे पास कितने हैं। तो आपने यूनिट्स को देखना है। इसमें आप लोगों ने देखा फिजिकली काउंट यूनिट्स, इन्वेंट्री यूनिट्स, और फिजिकली इन्वेंट्री यूनिट्स कितने मिले आपको? 530, 535, ऑल राइट।
अच्छा अब देखिएगा जरा, अब आ जाए इधर। अब एक किस्म का ये वाला पॉइंट हो गया, सेकंड वाला। और ये बस ये याद रखना है कि ये है किस दिन, 1 जून। फिजिकली इन्वेंट्री यूनिट्स ऑन 1 जून, जो भी अकाउंटिंग ईयर एंड है। क्या है कि गिवन है 2003। ऑलराइट, अब इसमें हमने देखना है क्या प्लस करें और क्या माइनस करें। तो उसके लिए ना एक थोड़ा सा स्केच बना के मैं आपको चीज बताता हूं कि मैं मौजूद हूं, ये देखिए इधर 31 में, किधर, इधर 31 में इन्वेंट्री को काउंट किया इधर, किधर भला, 1 जून। ऑलराइट, तो 24 घंटे का टाइम ड्यूरेशन है। मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए ये वाली, जो कि मुझे नहीं पता। और अक्सर ऐसा होता है कि देखिए भाई, आप लोग इंशाल्लाह जब ऑडिटर्स बन जाएंगे, अपनी अपनी फर्म्स होंगी, काफी सारे क्लाइंट्स होंगे, फिर उन सब के हो सकता है कि आपके पास जो अकाउंटिंग एंड आ जाए, सेम आ जाए, और आपके पास इतनी बड़ी टीम ना हो, तो क्या एक ही दिन में तमाम क्लाइंट्स का क्लोजिंग स्टॉक फाइंड कर लोगे? नहीं, मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करते हो कि क्लाइंट्स को डिवाइड कर देते हो। कुछ क्लाइंट्स का स्टॉक काउंट आप अकाउंटिंग ईयर एंड से 1 हफ्ता पहले कर लेते हो, कुछ का अकाउंटिंग ईयर एंड पर करते हो जो ज्यादा सेंसिटिव हो, और कुछ अकाउंटिंग ईयर के बाद जाके करते हो, लेकिन फिर उसमें एडजस्टमेंट्स करते हो और उसको लेकर आते हो अकाउंटिंग ईयर एंड डेट पर। ओके, तो यहां पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, और अब ये ऐसी सिचुएशन आपको जरा फेस करनी पड़ेगी। अब यहां पर अच्छा कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है भाई। अब आप लोग ये सोचें कि आप जब 31 मई में थे और आपके पास ये वाली इन्वेंट्री थी, क्योंकि वैल्यू का पता नहीं है ना मुझे, फिजिकली फिजिकली मैं इस दिन नहीं जा सका था, तो मुझे वैल्यू का पता नहीं है, तो वो उसके साथ मैच करना है ना मैंने वो बात। यहां पर जब गया ना 1 जून को, इधर मुझे पता चल गया कि मेरे पास इन्वेंट्री यूनिट्स हैं 535। ऑलराइट, तो मैंने इस वैल्यू में जो भी मतलब 31 मई को होगी, उसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस कुछ ना कुछ किया होगा, जिसकी वजह से वो 535। बात क्लियर, बात क्लियर। क्या मतलब क्या कुछ प्लस हो सकता है इसमें, क्या कुछ इस एक्स में क्या कुछ प्लस हो सकता है? परचेज, जो एक दिन की परचेजेस होंगी, जो उस एक दिन में मैंने इन्वेंट्री रिसीव की हुई होगी, क्या 31 मई वाली इन्वेंट्री में ऐड होकर फिर 1 जून की एंट्री बने, इन्वेंट्री बनेगी, है ना ऐसा? तो अगर मैंने सपोज इस दिन परचेज रिटर्न कर दी होंगी तो वो मैंने लेस भी की होंगी। इस एक्स में से अगर मैंने कोई परचेज रिटर्न कर दी होंगी तो वो मैंने इसमें से लेस भी की होंगी। फिर अगर मैंने सेल की होंगी तो इसमें से वो लेस हो गई होंगी, लेकिन अगर सेल रिटर्न हुई होंगी तो इसमें ऐड भी हो गई होंगी। ऑलराइट, और भी कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज आ सकते हैं, जैसे उसने आपको बताया कि फिजिकल इन्वेंट्री अकाउंट में किसी और की इन्वेंट्री थी वो शामिल है, या हमारी इन्वेंट्री कहीं और है, हम उसके इम्पैक्ट को भी देखेंगे। अब भाई जब आप लोग इस एक्स से इधर जा रहे थे तो आपने ये वाली ट्रांजैक्शन की, और जब इधर से वापसी आओगे इनका रिवर्सल रिकॉर्ड कर दोगे। ओके, देखें ये सब मिलाकर इज इक्वल टू किया तो ये बन गया। अब जब आपने वापसी आना है तो ये सारे जब इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएंगे तो क्या आपने साइन चेंज नहीं कर देंगे? तो आपने उनका रिवर्सल रिकॉर्ड कर देना है कि अगर आपने कोई इन्वेंट्री आइटम रिसीव किया इस एक दिन के अंदर, इस टाइम ड्यूरेशन में, तो वो आप लोगों ने लेस कर देना है। अगर आपने कोई इशू किया इस एक दिन के अंदर तो आपने लेस किया होगा, अब उसको उसमें ऐड कर देना। ये बात समझ आई है? अच्छा अब देखिएगा जरा, अब हमने क्या करना है, कहते हैं ड्यू टू कंटामिनेशन। अच्छा ये बात तो वैसे ही क्लियर हो गई कि भाई 95 जो लीटर्स ऑफ बी था, लेकिन हम लोगों ने उसको किस में से, स्टॉक चेक्स में से एक्सक्लूड कर दिया। एक्सक्लूड नहीं करना था। हाँ ये अलग बात है कि उसकी वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है, उसको हम 20 रुपीज पर लेकर आ जाएंगे,
लेकिन इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा। गॉट इट? गॉट इट? अच्छा, अब क्या है ये, आपने जाकर कॉन्टेमिनेटेड यूनिट्स इस फिजिकल इन्वेंटरी काउंट में, बताओ ऐड करूं या लेस करूं? ऐड कर दोगे। ऐड contaminated units. Add contaminated inventory of 95। अब ये फिजिकल इन्वेंटरी का पार्ट बन चुकी है। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा जरा। कहां पे थे? ये हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया। अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट पे। कहते हैं 250 लीटर्स ऑफ बी विच वॉज रिसीव्ड ऑन 1 जून 2003। भाई रिसीव किया 1 जून को, और मैं 1 जून के एंड पर जाकर इन्वेंट्री काउंट कर रहा हूं, तो वो जो 535 यूनिट्स मिले हैं, क्या उसमें 250 शामिल नहीं होता? हाँ। और क्या 31 मई की इन्वेंट्री में उनको शामिल होना चाहिए था? नहीं। तो क्या करें, अपना जो फिजिकल इन्वेंट्री काउंट है उसमें से जाकर माइनस कर देंगे। तो हम लोग लेस करेंगे कितने यूनिट्स? अच्छा, ऑन रिसीव्ड ऑन 1 जून आफ्टर द फिजिकल काउंट वर इंक्लूडेड इन द फिजिकल इन्वेंटरी। ये इनके फिजिकल इन्वेंटरी का पार्ट थे, नहीं होना चाहिए था फिजिकल इन्वेंटरी का पार्ट ऑन 31 मई। 31 मई की इन्वेंटरी का पार्ट नहीं बन सकते, इस वजह से 250 को लेस कर देंगे। 250 यूनिट्स लेस हो जाएंगे। रिसीव ऑन 1 जून 3 लेस। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। यह पॉइंट क्लियर है सब बच्चों को? हाँ। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया। कहते हैं 150 लीटर ऑफ केमिकल बी was held by ML on behalf of कस्टमर। कस्टमर के था वो इन्वेंट्री, लेकिन हमने अपने पास उसको हेल्ड किया हुआ था, तो फिजिकल इन्वेंट्री का तो पार्ट बन गया। हमारे पास फिजिकली तो हमारे स्टोर रूम में रखा हुआ था ना। जब हम लोग गए अपने स्टोर रूम में, तो हम लोगों ने उसको अपने फिजिकल इन्वेंट्री का पार्ट बना लिया, जबकि उस पर हमारा राइट नहीं था। क्या वो हमारी इन्वेंट्री है? नहीं। तो हम अपनी इन्वेंट्री में से उसको जाकर लेस कर देंगे, क्योंकि उसने कहा वन ऑफ द सप्लायर। ठीक है, मतलब ये हमारे पास हमारी इन्वेंट्री का पार्ट बना हुआ है, तो 150 लीटर्स लेस करेंगे। 150 था ना? इन्वेंट्री हेल्ड ऑन बिहाफ ऑफ ऑफ कस्टमर। अच्छा, ये नीचे वाले डिजाइन की समझ तो आ गई ना? ये पॉइंट क्लियर? क्लियर? अच्छा, 100 लीटर्स वाला ये हम लोगों ने कर लिया था। 240 ये रिकॉर्ड हो गया। जरा देखना ये कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आती हैं। ओ वाह, क्या बात है, मैच कर गए। ये रिकॉन्सिलिएशन थी। ऑल राइट, क्लोजिंग इन्वेंट्री एज records।
एज रिकॉर्डेड। हाँ जी, ये थी इसकी रिकॉन्सिलिएशन। हो गई रिकॉन्साइल। अब भी शो खत्म। अब पता चल गया कि हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना वो 230 ही है। हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो 230 ही है। लेकिन बात आती है इसकी वैल्यूएशन कि क्या इसकी वैल्यूएशन यही है। अब हम लोग जाएंगे इसकी वैल्यूएशन की तरफ। वैल्यूएशन देखिए भाई, आपके पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स मौजूद हैं? 230 नंबर ऑफ यूनिट्स मौजूद हैं एट द रेट ऑफ 54.96। वैल्यू ऑफ, किसी को एतराज? अच्छा, कंटेमिनेटेड यूनिट्स मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं 54.96 पर, जिनकी कॉस्ट 54.96, जबकि उनकी एनआरवी क्या आ रही थी हमारे पास? 20। तो ऐसा नहीं है जैसे मैंने इनको ओवरस्टेट किया हुआ है। हाँ, सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन थी कि भाई जाकर यहां पर नंबर ऑफ यूनिट्स भाई 230 ही रहेंगे, कोई फर्क नहीं आने वाला 230 के ऊपर। लेकिन वैल्यू में फर्क आएगा। आपने यहां पर एन आर वी लॉस रिकॉर्ड कर देना है। एन आर वी लॉस रिकॉर्ड कर देना। एन आर वी लॉस से आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो जाएगी। अब एन आर वी लॉस कैसे आएगा? देखें कितने लीटर्स नंबर, कितने लीटर्स हैं केमिकल बी? 95। 95 को आपने मल्टीप्लाई करना है। वैल्यू पहले कितनी थी? पॉइंट माइनस, तो हम लोग उसमें कितना डिक्रीज लेकर आ रहे हैं पर यूनिट? 34.96। ये पर यूनिट एनआरबी लॉस है 34.96, मल्टीप्लाइड बाय 95 कर दें तो टोटल एनआरबी लॉस कितना आ जाएगा? 3 3 2 1 2 1। ओके, ओके। वैल्यू, अब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9320। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स? 230। सेम ही, लेकिन अब पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 9320 वैसे इसको अब लिखने की जरूरत नहीं होती, बस हम लोग ये कह दिया करते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन 230 यूनिट्स एट द वैल्यू ऑफ 9320। क्लियर? अब अगर इसका सोल्यूशन देखें, देखें भाई, सबसे पहले केमिकल बी के लिए उसने रिकॉन्सिलिएशन की। आपको उसने बताया बैलेंस एज पर फिजिकल काउंट 535 कंटेमिनेटेड यूनिट्स उसने ऐड कर दिए। 250 जो रिसीट किए थे वो लेस हो गए, ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर 150 भी लेस हो गए। तो हमारे पास बैलेंस एज पर बुक कितना आ गया? 230। फिर उसने यहां पर यह बताया कि ये मेरे पास 230 नंबर ऑफ यूनिट्स आ रहे हैं एट द रेट ऑफ दिस और जे। क्लियर? हम लोग यहाँ पे पहुंचे। फिर एट द एंड ऑफ द पीरियड हमने एनआरवी लॉस के साथ भी जरा एडजस्टमेंट करनी है। तो एनआरवी लॉस के साथ जब हम लोग एडजस्टमेंट करने लगे, ये है वैल्यूएशन। तो भाई इसने पता है क्या किया है कि 95 सारे के सारे पहले माइनस कर दिए, 20 पर उनको रिकॉर्ड कर दिया। आप सिंपली एनआरवी लॉस रिकॉर्ड कर दो बस। आप उसकी कॉस्ट और एनआरवी का जो डिफरेंस है, क्योंकि कॉस्ट पर तो ऑलरेडी वो रिकॉर्डेड है, एनआरवी पर रिकॉर्ड करना है, तो जो दोनों का डिफरेंस है वो माइनस कर दो। तो जैसे ही वो मैंने माइनस किया तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई? 9320। नंबर ऑफ यूनिट 230 ही रहेंगे और 40.52, यही वैल्यू आपने मुझे बताई थी, 40.52 ऑन एवरेज। ये उनकी कॉस्ट। कोई इशू? क्या आपको केमिकल बी समझ आ गया है? चलें फिर सेकंड के लिए वर्किंग स्टार्ट करें।
केमिकल जी के लिए सारी कैलकुलेशन अब आप लोगों ने मुझे करके देनी है। सबसे पहले इन्वेंटरी लेजर कार्ड, ये आपके सामने क्वेश्चन, बाकी अपनी बुक में से देख लीजिएगा जो नीचे वाला पार्ट नहीं नजर आ रहा। और केमिकल जी के लिए मुझे वर्किंग करके दें जल्दी से। आप लोगों ने ये कैलकुलेशन कर ली प्रोडक्ट केमिकल जी की। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या आई आपके पास? क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड कौन सी वैल्यू पे जाके करो? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में केमिकल जी टू, हाँ 64, वो कोई बात नहीं है। नंबर कितने लीटर्स हैं आपके पास? 250। तो शाबाश, ये देखो ये 250 लीटर्स, और वैल्यू आपके पास इसकी आएगी 21974। ओके 250 लीटर्स। अच्छा, वैसे आई होप कि आप लोगों को अब समझ आ चुकी है, लेकिन कुछ ये देखें ये पॉइंट थे तो मैं आपको बता दूं कि भाई आपके पास जो फिजिकली इन्वेंट्री मौजूद थी वो थी 115 पर। ओह नहीं, कितनी थी? ये तो ओपनिंग था आपके पास 500। ये तो इन्वेंट्री लेजर कार्ड का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद जब फिजिकली इन्वेंट्री काउंट करने लगे तो आपके पास वैल्यू आई 140 लीटर्स। ऑलराइट, लेकिन ये जो इन्वेंट्री काउंट की ये आपने की 31 मई को, और आपको चाहिए भी 31 मई को थी, ऐसे ही है ना? अब यहां पर देखें क्या कहते हैं, कॉन्टेमिनेटेड यूनिट्स। प्रोडक्ट जी के 105 लीटर्स हैं जो कि फिजिकल इन्वेंट्री काउंट से एक्सक्लूड कर दिए गए, तो आपने इन्वेंट्री काउंट में इसको शामिल कर दें कि कंटेमिनेटेड यूनिट्स हैं, अपनी एनआरबी पर जरूर आएंगे लेकिन नंबर ऑफ लीटर्स का पार्ट बनेंगे, तो आपने इसको जाके 105 को ऐड कर देना है 140 के साथ। ये बात क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट देखें, फोर्थ पॉइंट कहते हैं 95 लीटर्स ऑफ जी which was issued on 31st May 2003 after the physical count were included in the physical count। अब जब हम लोगों ने इश्यू कर दिए हैं तो क्या मेरे फिजिकल काउंट का पार्ट बनने चाहिए, और ये इश्यू भी हम लोगों ने 31 मई को किए हैं। तो बेसिकली वो जो 31 मई को मैंने 450 लीटर्स इशू किया था ना, उसमें मेरे पास 95 लीटर्स भी शामिल थे। अब सारे का सारा एक ही टाइम पे नहीं इशू हो गया। अब जब आप लोग सपोज सेल कर रहे होते हो, सुबह के टाइम भी हो रही है, दोपहर के टाइम भी हो रही है, शाम के टाइम भी हो रही है, हुआ कुछ यूं कि जब इन्वेंट्री काउंट करने लगे ना तो आपने अपनी तरफ से शाम के टाइम इन्वेंट्री काउंट की, लेकिन जैसे इन्वेंट्री काउंट करके आपने 140 लीटर्स काउंट कर लिए, उसके बाद आपके पास एक ऑर्डर आ गया 190 कितने यूनिट्स का था, 95 लीटर्स का, और ये 95 लीटर्स भी आपने उसी दिन इशू कर दिए, लेकिन 140 में तो ये शामिल थे, जबकि इनको अब शामिल नहीं होना चाहिए। तो ये 95 आप लोग अपने फिजिकल इन्वेंट्री काउंट में से इशू हो गया सेम डेट पर, तो आप लोगों ने लेस कर देना है। अगर सपोज ये इशू करते हैं 1 जून को तो फिर आप कुछ भी ना कर। ओके, फिर हमारे पास बारी आई फिफ्थ पॉइंट की। कहते हैं 100 लीटर्स है आपके पास जो सप्लायर्स के पास आप लोगों ने रखे हुए हैं, तो 100 लीटर्स हैं तो हमारे अपने ना, उस इन्वेंट्री काउंट का हिस्सा नहीं है। तो मेरे पास 140 लीटर्स तो वो जो वहां पे मौजूद थे, प्लस 100 लीटर ये, तो ये 100 इसमें ऐड कर लेंगे। देन 200 लीटर्स of G were returned from production process on 1 जून। तो 1 जून अगले दिन आए, अगले दिन की बारी अगले साल में हम लोग देखेंगे, इस साल इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ स्किप कर देना था इसको। एंड द लास्ट वन, आप लोगों ने ये जो मिस्टेक की थी 150 लीटर्स की जगह पे 250 लीटर लिख दिया था, इसको जाकर आपने ठीक करना है अपने इन्वेंट्री लेजर कार्ड में से, और 100 यूनिट्स आपने लेस कर देने थे। और ये जो यूनिट्स थे आप लोगों के पास, ये यूनिट वो वाले हैं जो आपने 24 मई को परचेज किए, तो 24 मई को ये यूनिट्स परचेज किए।
तो 100 यूनिट लेस करेंगे लेकिन 124 के रेट के मुताबिक करेंगे। ऑल राइट, आई होप कि आपको ये वाली एग्जांपल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। एग्जांपल 2 एंड 3 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इसी के साथ आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 इन्वेंटरी वैल्यूएशन कंप्लीट हुआ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।